वो शायद एक धमाका ही था। पेट्रोल डलवाते हुए फजा धमाके से गूंज कर रह गई। पथरीली संगलाख चट्टानों से टकरा टकरा कर आती हुई बाज़गश्त और तेज होती जा रही थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से नजर आने लगीं। मगर धमाका होते ही ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वो धमाका आसपास के सारे लोगों को निगल चुका हो। फिर अचानक जमीर जागे और कुंड मलीर पर एक हलचल सी मच गई। पेट्रोल पंप वाला भागता हुआ आया। सर आप सब लोग निकलें, हालात ठीक नहीं लगते। अली ने बदहवास होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या है? हारिस भी गाड़ी से उतर आया, लेकिन वो पुरसुकून था। दूसरी गाड़ी से अरशद भाई भागते हुए आए। वो बोले, गजब हो गया, लगता है किसी ने पिछले नाके को धमाके से उड़ा दिया है। असलम, शाहिद, आलिया सब गाड़ियों से बाहर निकल आए। वो उस वक्त कुंड मलीर के पिकनिक पॉइंट के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे थे। असलम के अंदाजे के मुताबिक गाड़ी में कच्चे पेट्रोल की वजह से अरशद भाई की गाड़ी हिचकोले खा रही थी। सामने समंदर की लहरें साहिल को चूमती हुई वापस जा रही थी, जैसे एक रूठे हुए महबूब से नाउम्मीद भी हैं और उसके दीदार की तलब भी खत्म नहीं हो रही। ये समंदर इतना शफाफ है कि आप उसमें तैरती मछलियां गिन सकते हैं। कराची से यहाँ तक आते आते समंदर कई रंग बदलता है। क्लिफ्टन के काले पानी से, सैंड स्पिट के गदले पानी से होता हुआ गडानी तक सब्ज, और कुंड मलीर में यह समंदर शीशे की तरह साफ शफाफ हो जाता है। इन बदलते रंगों को देखकर यूं लगता है जैसे समंदर दिलों के साथ रंग बदल रहा हो। धमाके की आवाज भी अली की आंखों से उस हसीन मंजर का लुत्फ न छीन सकी, मगर उस वक्त खुद से बाहर रहना भी जरूरी था। सो वो गोया हुआ, आलिया आप अंदर ही बैठें। उस लड़के को भी अंदर बैठने को कहा जो बतौर कैमरामैन साथ आया था। वो भी सख्त आसाब का मालिक ही लगता था, क्योंकि उसके चेहरे पर भी किसी किस्म की घबराहट के कोई आसार दिखाई नहीं दिए थे। आलिया ने अरशद भाई से सवाल किया, मगर आखिर यहाँ हुआ क्या है? क्या ये सब यहाँ का मामूल है या ये बम हमारे लिए नस्ब किया गया था? अरशद भाई सुनी अनसुनी करके हारिस की जानिब देखने लगे। हारिस, तुम चौकी पर क्या देकर आए थे? अरशद भाई ने निहायत सख्त लहजे में हारिस को मुखातिब किया, साथ ही साथ आंखों आंखों में शाहिद और असलम को इशारा किया। इशारा पाते ही वो फुर्ती से उसके करीब पहुंच गए। हारिस बोला, क्या मतलब क्या है आपके इस सवाल का? आप मुझ पर क्या इल्जाम लगाना चाहते हैं? वो शाहिद और असलम को अपने करीब आते देख कर जोर से चीखा, अली जरा देखो, आखिर इस हरकत का मतलब क्या हो सकता है? अली किसी हद तक अब भी मुतमईन दिखाई दे रहा था। बोला, तुम घबरा क्यों रहे हो? जवाब दो। धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजों की आदत एक सहाफी को पाकिस्तान में हो ही जाती है। अरशद भाई एक मर्तबा फिर सख्त लहजे में बोले, बताओ तुमने क्या रखा था चौकी पर? हारिस ने अली की जानिब मुड़कर चीखते हुए कहा, मैंने आइस बॉक्स रखा था उधर, और वो भी अली के कहने पर। आलिया ने गाड़ी में से सर निकाल कर कहा, दुरुस्त, मगर इसने अली से कहा था कि आइस बॉक्स कुछ ज्यादा ही भर गया है, तो क्यों ना इसमें से कुछ बोतलें चौकी वालों को बांट दी जाएं ताकि आइस बॉक्स ठीक से बंद हो सके। अरशद भाई अली की जानिब पलटे, बोले, क्या तुमने गाड़ी में रखने से पहले आइस बॉक्स चेक नहीं किया था? अली ने कहा, नहीं, जूस हमें फौरन ही कब पीने थे, और ये कि इस पूरी टीम पर आप ही ने भरपूर एतमाद का इजहार किया था। अरशद भाई ने अली से कहा, ठीक है, हारिस को अरेस्ट करके अपने साथ बिठा दो। शाहिद, तुम इसके साथ बैठो, इसको ओडमारा मिलिट्री बेस पर उतार देंगे। वापस आकर देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। अली ने कहा, बिल्कुल ठीक है, वैसे मेरा ख्याल है कि एक मर्तबा चौकी भी दिखाते हैं, देखें तो सही कि आखिर हुआ क्या है। अरशद भाई ने कहा, मुझे सारी सूरत हाल फोन पर मालूम हो चुकी है। चौकी धमाके से उड़ चुकी है। हम सब की हिफाजत तुम पर ही नहीं छोड़ी जा सकती। मैंने भी कुछ इंतजामात किए हुए हैं। अली ने कहा, ऐसा करें, आप हमारी ही गाड़ी में बैठ जाएं, रास्ते में कुछ बातें भी करते चलेंगे। अरशद भाई बोले, ठीक है। हारिस को खींचकर असलम और शाहिद ने गाड़ी में बिठाया, उसके हाथ पांव बांध दिए। इस पर उसने कोई मज़ाहमत नहीं की, लेकिन उसकी आंखें एहतजाज किए जा रही थीं। गाड़ियां फिर से चल पड़ी। पहाड़ियों की ओर से निकलता हुआ सूरज, बल खाती हुई हसीन शाहरा और नीलगू आसमान एक अजीब सा समा बांधे हुए था। अंदर की खामियां फौरन नजर आ जाना एक अच्छा शगुन था या बुरा, ये अली को मालूम नहीं था, मगर अब तक सब कुछ अली की उम्मीदों के मुताबिक ही हो रहा था। हारिस ने हैरत अंगेज तौर पर कोई सख्त मज़ाहमत नहीं की थी, या शायद हट्टे कट्टे लोगों की मौजूदगी में मज़ाहमत करना नामुनासिब समझा था। अचानक एक मोड़ मुड़ते ही कुदरत की मुसव्वरी का एक हसीन शाहकार उम्मीद का मुजस्समा नजर आया। बरसों से राह में हायल हजारों पत्थरों को धमाके से उड़ाने के बाद थक कर बैठे मेमार ने किसी ख्याल की छांव में नीम दराज होकर जब इन पहाड़ों को देखा तो हर मंजर में उसे अपनी महबूबा का अक्स दिखाई देने लगा। मुतलाशी आंखें आखिरकार इस मंजर पर आकर रुकी और यूं महसूस हुआ जैसे वो सनम जिसको वो बरसों से तराशना चाहता था अपना एक जन्म इस वादी में ले चुका है। और इसी सोच में गुम उसने हवा के तराशे हुए मुजस्मे का नाम प्रिंसेस ऑफ होप रख दिया। मगर शहजादी का कोई मुहाफिज भी तो होगा जो लाजिमन उस पर मर मिटना चाहता होगा, लेकिन वो है कहाँ। सोच ने एक और सफर शुरू किया और दूर उसे एक ऐसा मुजस्मा नजर आया जैसे शिकार करने के बाद जरा देर को दम लेता हुआ एक शेर बैठा हो। यही है शुजाअत, दलेरी और बहादुरी का निशान। और यूं ये दो मुजस्मे
उस मेमार की बाबत सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। अली ने उम्मीद के मुजस्मे को देखा और दूर उस मुहाफिज को। शायद कभी कभी दूर रहकर हिफाजत करना महबूब के लिए सबसे जरूरी होता है। आयशा को अपनी थ्योरी बताऊंगा, अली ने सोचा, और उस याद के हिसार में हर हसीन मुजस्मा उसे अपनी महबूब का अक्स लगने लगा। गाड़ी रोक दो और जाकर उसे गले लगा लो। अली का शायर उसे अंदर से सताने लगा। अली ने गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए कहा, क्या ख्याल है अरशद भाई, यहाँ रुकते हैं? अरशद भाई ने सख्त लहजे में कहा, अब हम और माड़ा बेस से कबल कहीं नहीं रुकेंगे। अली ने उनको बगौर देखते हुए सवाल किया, अगर खतरा पहचान के काबू में आ गया है तो फिर डर कैसा, और अगर नहीं आया तो पहले ये बताएं कि आखिर बात क्या है? वो परेशानी से बोले, क्या बताऊं, कुछ लोग हमारी हिफाजत के लिए आ रहे थे, वो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अली शायद यही जानना चाहता था। कुछ ही देर में गाड़ी सरपट दौड़ रही थी। ये पेशा ही ऐसा था कि इसमें मामूली सी गलती भी खेल बिगाड़ सकती थी। अली ऐसे खेल में भीड़ भाड़ का कायल नहीं था और वो समझ गया था कि शुरू ही से उसकी बात नहीं मानी गई। कुंडमलीर से और माड़ा तक एक ऐसा रास्ता था जहां हर शक्ल और हर रंग की पहाड़ियां मौजूद थीं। कई रंग के पत्थर हर पहाड़ी में यूं चढ़े हुए थे जैसे मोहब्बतों का किसी रंग या नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं। आसमान से जमीन पर देखने वाला बरहना आंख से कुछ नहीं ढूंढ सकता। ऊंची ऊंची सिलसिलेवार चट्टानें इस तरह आसमान से जमीन का मंजर रोक लेती थी कि बुलंदी से कुछ नजर आने का इम्कान ही नहीं था। अली का अंदाजा था कि किसी जरूरत में यहाँ फौज की फौज छुपाई जा सकती है। ऐसे पुरखतर रास्ते में चंद हिफाजती गार्ड रख लेना खुदकुशी या हिमाकत के अलावा कुछ और नहीं कहला सकता। अली चाहता था कि मजीद हालात गंभीर होने से पहले सबको अच्छी तरह जान ले, लेकिन सब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। शाहिद एक यस्सर वाला आदमी था। अरशद भाई उसके सीनियर थे और उसके लिए उनकी हर बात मानना फर्ज था। असलम बलूचिस्तान के बारे में जानता तो बहुत कुछ था, मगर इतना जानना उसके मुफ्त मशवरों का सबब बन जाता। शुरू में अली ने सोचा था कि आलिया को लेकर नहीं जाएंगे, मगर अब तक उसकी आंखों में न तो थकन थी और न ही कोई खौफ, मगर ये बात उनके खिलाफ भी जाती थी। अरशद भाई अभी तक अली की बर्तरी मानने के लिए तैयार नहीं थे, मगर वो बातें ऐसे लहजे में किया करते थे जैसे हुक्म की बजाय मशवरा दे रहे हों। वली फुर्तीला, बहादुर और निहायत निडर था, लेकिन जब दुश्मन छुप कर वार कर रहा हो तो बहादुरी दिखाना अपने साथ ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अली ने बहुत दिलचस्पी से कैमरामैन को भी देखा। उसका गैर मामूली तौर पर मुतमईन चेहरा बहुत सारे सवालात उठा रहा था। अली ने कहा, आलिया, आप जरा खौफजदा और परेशान सी शक्ल बनाएं। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई? अली ने कहा, क्योंकि अरशद भाई सारे के सारे फौजी ले आए हैं, कोई एक आध रिपोर्टर भी तो लगे। आलिया मुस्कुराई बोली, आजकल तो खातून सहाफी भी इतनी मर्द मार होती है कि उनके सामने मर्द हजरात भी कमजोर दिखाई देने लगते हैं। अली ने कहा, सिर्फ कैमरे के सामने। जहां कैमरा उठाया वहीं चीखना शुरू कर दिया, एसी चलाएं, गर्मी है, पानी लाओ, वगैरह वगैरह। आलिया ने इसरार किया, फिर भी क्यों बनाऊं ऐसी शक्ल? अली ने कहा, ताकि पहचानी न जाए। उन्होंने ऐसी शक्ल बनाई कि अली को दादी जान वाली कहानियों की चुड़ैल याद आ गई। उसने जल्दी से कहा, मेरा ख्याल है आप मर्द मार ही ठीक हैं। अरशद भाई ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तुम कहीं बहुत एहतियात दिखाते हो और कहीं बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना बातों पर उतर आते हो। अली ने कहा, अच्छा तो फिर संजीदगी से बताएं कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप असलहा क्यों साथ लेकर आए? कभी कभी बेसाख्तगी में किया गया सवाल भी सच उगलवा देता है, मगर वो भी बहुत पक्के थे। बोले, कौन सा असलहा? हम बदकिस्मती से कुछ भी साथ लेकर नहीं आए। अली ने कहा, अच्छा वो कौन लोग थे जो हमारी हिफाजत पर मामूर थे, जो अब नहीं है? अरशद साहब बोले, मुझे ऊपर से एक सैटेलाइट फोन नंबर मिला था और कहा गया था कि इस पर वक्फे वक्फे से मिस कॉल आया करेगी, जिसका मतलब होगा कि यू आर टेकन केयर ऑफ। लेकिन अब वो मिस कॉल नहीं आ रही। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अली मुस्कुराया, बोला, ऊपर से मतलब वो नमकदान वाले अंकल? वो बोले, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अली ने फिर कहा, हारिस पर लगता है आपको पहले ही से शक था। उन्होंने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? अली मुस्कुराया, बोला, लहजा भांपने और अल्फाज नापने के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा, खतरनाक आदमी लगते हो। वो बहुत खूबसूरती से बात टाल गए। फिर बोले, ये बताओ तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? अली ने कहा, यह सवाल तो उससे भी करें जिसने मुझसे आज तक शादी नहीं की। आलिया ने दिलचस्पी से पूछा, मतलब कोई है वो? अली ने कहा, अल्लाह करे कोई हो। कुंवारा मर गया तो अजाब दुगना लगेगा। आलिया बोली, दुगना क्यों? अली ने कहा, इसलिए कि दुनिया में किसी अजाब से गुजरा हुआ नहीं होने की वजह से जब अजाब सहने की आदत ही नहीं होगी तो अजाब दुगना ही लगेगा। आलिया बुरा मानते हुए बोली, इतना बुरा नहीं होता। अली ने अरशद भाई को छेड़ा, बोला, वैसे अरशद भाई, हमारी असली भाभी इन वर्चुअल भाभी का सुनकर मैके तो नहीं चली गई? वो मुस्कुराए बोले, उनकी इत्तला के मुताबिक मैं कुछ अरसे के लिए फ्रांस में हूँ। ये बताओ कि तुम में कौन सा फौलाद भरा है? अली ने कहा, इस सहाफत में बहुत सी धमकियां सुनी हैं और बहुत सी गोलियों की तड़तड़ाहट भी। बस इतना समझ लें कि कुछ गोलियां छू कर गुजर गईं। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं सोच रहा था कि सब कुछ छोड़ दूं, मगर ये सब कुछ माजी की बातें हैं।
अरशद भाई ने कहा, अच्छा काम की बात करूं, हारिस को हम ओरमाड़ा बेस पर उतार देंगे। मैं हेडक्वार्टर मैसेज भेजूंगा, अगर मदद न पहुंची तो हम रात वहीं गुजारेंगे। अली ने एतराज किया, बोला मगर हम तो कल इंटरव्यू रख चुके हैं। वो बोले फिलहाल तुम मेरी बात मान लो, एक दिन आगे पीछे से कुछ नहीं होता। अली ने रजामंदी में सर हिला दिया। ये शाहरा ओरमाड़ा के साहिल तक सीधी इसी तरह पहुंच जाती है जैसे उस वक्त का मेमार समंदर इसी शाहरा से पार करना चाहता था, या किसी बेवफा आंखों के बदले समंदर में डूबने का ख्वाहिशमंद था। यानी अगर आप फौरन ही दाएं या बाएं न मुड़ सकें तो सीधा समंदर में जा गिरें। और अली जैसा शायर तो शायद गहराई में पहुंचकर भी इतना खोया हुआ हो कि उसे आखिरी सांस तक हुस्न के नशे में डूबने का एहसास तक न हो। ये अली की बदकिस्मती थी कि गाड़ी बाईं जानिब मुड़ गई। ये शाहरा भी फौजियों ने बनाई थी, इसलिए तामीर पुख्ता और नाम बहुत ही बेकार था। खुद ही सोचें, इतने खूबसूरत पॉइंट का नाम ओरमाड़ा 0 पॉइंट रखने की क्या जरूरत थी। ऐसा लगता था जैसे कोई स्नाइपर लिए टारगेट को लॉक कर रहा हो। अली ने फिर साहिल की जानिब देखा और उसे आयशा याद आ गई। उसने फौरन नजर हटा ली। आगे 4-5 मंजिला इमारतें थीं। सुना है यहाँ के लोग निस्बतन ज्यादा पढ़े लिखे और दूसरों की निस्बत ज्यादा मुतशद्दद होते हैं, और ऐसा आखिर क्यों ना हो, दर्सगाहों में पढ़ाया ही क्या जाता है। हमारी कामयाब तरीन साइंस एज और सलाहुद्दीन को नहीं पढ़ाया जाएगा तो कुछ ऐसा ही होगा। खैर, हारिस को उतार दिया गया। अली ने तंजिया लहजे में कहा, अब क्या करोगे हारिस? हारिस ने सर झुकाकर कहा, फौज से कोई उम्मीद नहीं रही। अली ने कहा, उम्मीद रखना भी नहीं। अरशद भाई ने चौकी के सिपाहियों से कहा, ले जाओ इसको। एक सिपाही ने आकर अदब से कहा, सर आपके कमरे रेडी हैं, खाना खाएं, चाय पिएं, आराम करें। खाना खाकर चाय पीकर सब अपने कमरों में चले गए। ऐसा भी नहीं था कि अली बिल्कुल भी मुहाफिज रखने का कायल नहीं हो, मगर जब मुहाफिज की शक्ल, चाल ढाल, आवाज, उठने बैठने का तरीका, जबान सब आम लोगों से जुदा हो तो ऐसे मुहाफिज नहीं, रिफ्लेक्टर जैकेट जैसे होते हैं जो चमक चमक कर अपनी मौजूदगी का पता बता रही होती है। अली के जहन में कुछ और इंतजाम था। ये अली को अंदाजा हो गया था कि जिस सड़क से ये लोग आए थे वहां से बगैर इजाजत बाहर निकला नहीं जा सकता, मगर इस बेस की 4 दीवारी साहिल की लहरों की वजह से टूट गई थी, जहां से बाहर जाया जा सकता था। अली ने नया फोन निकाला, उसमें नई सिम डाली और मैसेज किया, दिस इज क्राइम रिपोर्टर, कहाँ मिले? अली को मालूम था कि जवाब ताखीर से आएगा। उसने आयशा को छेड़ा, ड्राइवर की जानिब से अगर कोई शिकायत हो तो इस नंबर पर राब्ता करें, मंजानेब हॉस्पिटल इंतजामिया। नंबर नया था लेकिन अली को अंदाजा था कि आयशा समझ जाएगी। जवाब आया, नहीं, असल में जिसको ड्राइविंग करनी है वो काम से जी चुरा रहा है, ये कंप्लेंट नोट कर लें प्लीज। अली ने लिखा, कैसी हो? जवाब आया, नहीं रह सकते साथ ना मेरे बगैर, बड़ा कह रहे थे कि अब 1 हफ्ते तक बात नहीं होगी, मैं भी चुपचाप सुन लेती हूँ, पता होता है खुद ही सीधे हो जाओगे। अली ने फिर लिखा, कैसी हूँ? वो बोली, अकेली। कहा, यार बहुत कम टाइम है। आयशा ने लिखा, ठीक हूँ, बहुत तेज गाड़ी चलाता है। अली ने कहा, हाँ जाहिर है प्रोफेशनल ड्राइवर तो है नहीं। वो बोली, प्रोफेशनल ड्राइवर तो आना ही नहीं चाह रहा ना। अली ने कहा, वो जिंदा आ जाए ये दुआ करूं। बोली, अरे क्या हुआ? कहा, बस दुआ करूं। बोली, अच्छा डरो मत, सब ठीक है? लिखा, हाँ सब ठीक है, अब तुम गैर जरूरी बाहर मत निकलना, अल्लाह हाफिज। एक और मैसेज आया हुआ था, 2 घंटे बाद मछली खाते हैं। अली ने जवाब में लिखा, डन। फोन से सिम निकाली, 1.5 घंटे आराम किया और फिर साहिल पर आ गया। साफ शफाफ पानी, उसमें डूबते सूरज का अक्स, चांद की शक्ल में कटे हुए पहाड़ और फौजी बेस में लगे हुए सितारे, बस मजा ही आ गया। सब कुछ था इस मंजर में। अली पानी में आगे बढ़ता बढ़ता इतना आगे निकल गया कि बस सर ही पानी से बाहर रह गया, और यूं चलता चलता वो बेस की टूटी हुई दीवार से बाहर आ गया। वो ठीक वक्त पर मछली वाले के पास बैठा था। उससे पुरानी सलाम दुआ थी, आते जाते उसके बिल से 10 गुना ज्यादा दे दिया करता था। जवाब में वो अली के आते ही सबको बाहर निकाल दिया करता कि साहब आए हैं। अली जब अंदर आया तो एक शख्स सामने बैठा था और मछली की ट्रे से मछलियां खा रहा था। उसने कहा, क्या हुआ अली भाई, आप अपनी सहाफी टीम के साथ नहीं आए? ये तो नए लोग हैं। अली ने कहा, यार तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं किसी मखसूस अखबार के लिए तो नहीं लिखता, जो लोग पैसे ज्यादा दें मैं हाजिर। इतने में मछली की एक ट्रे आ गई। वो सीधा मतलब पर आया, बोले? अली ने कहा, तुम्हें तो पता है मैं सिक्योरिटी साथ नहीं लाया करता, पिछली मर्तबा भी तुमने कुछ लोग साथ कर दिए थे। अली ने मछली का टुकड़ा उठाया। वो बोला, जी जी अभी कर दूं। अली ने कहा, नहीं बस तैयार रहना, कोई मैसेज, कोई बंदा, कोई फोन आएगा, हर मुमकिन मदद करना होगी। उसने पूछा, कब तक आएगा? अली ने कहा, बस अभी। ये कहते ही वो उठ गया, बेस पहुंच कर कपड़े बदले, गीले कपड़ों को छुपाया और बेखबर सो गया। ओरमाड़ा के साहिल से लगी हुई उस इमारत का नक्शा इस तरह का था कि हर कमरे की खिड़की समंदर की तरफ खुलती थी। अंधेरे में उस हसीन साहिल की मध्यम लहरों की मौसीकी सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई माँ अपने बच्चों को लोरी सुना रही हो। पुरसुकून जन्नत नजीर मकाम, और उसमें गूंजता ये नगमा कुदरत की आफाकियत पर दलालत करता था। अली, जिससे माँ की गोद बचपन में छीन ली गई थी, ऐसी लोरी को अरसे से तरसा हुआ था। वैसे माँ की गोद तो जिस उम्र में भी छिन जाए दिल में दरार छोड़ जाती है, मगर कभी कभी छिन जाने का वो लम्हा
हालात व वाक़यात की वजह से नासूर हो जाता है। आज भी उसके अंदर छुप कर बैठे छोटे से बच्चे को वो ख्वाब आते थे जिसमें एक बच्चा सेब तोड़ने दरख्त पर चढ़ता और धमाके का शोर सुनकर लरस जाता और उसके बाद सब ब्लैकआउट। या शायद वो ख्वाब में भी इससे आगे नहीं सोचना चाहता था।